अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज भी हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं वो यूएस के विज़िट पर हैं, और ये विज़िट जो है मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि डिफेंस कोऑपरेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट विज़िट होने वाला है। नॉर्मली इस इम्पोर्टेंस के विज़िट में तमाम फोर्सेस जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ जाते हैं और सब्सिक्वेंटली डिफेंस कोऑपरेशन पर डिस्कशन की जाती है। तो इसमें ऑब्वियसली एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी गए हुए हैं। तो कई लोग यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को जो F-16 ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड है अपने F-16 के लिए वो मिल सकता है। तो हम आज इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, या पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ब्लॉक 70-72 के अपग्रेड की बात करें तो हम सबको पता है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको याद होगा एक सस्टेनेबिलिटी वाला पैकेज F-16 के लिए अप्रूव हुआ था, वो तकरीबन $450 मिलियन का था, और ये काफ़ी अच्छी खासी रकम होती है। तो अगर अपग्रेड्स की बात करें तो ये इजीली 1 बिलियन को क्रॉस कर सकती है ये डील, अगर अपग्रेड्स की डील होती है। क्या ये चीज़ फिजिबल है? तो बिल्कुल ये चीज़ फिजिबल नहीं है। इतनी कॉस्ट में हम आसानी से और J-10Cs को प्रोक्योर कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ कैपेबिलिटी वाइज F-16 ब्लॉक 70-72 से बहुत आगे है और वेपनरी वाइज भी दुगनी रेंज रखते हैं। दूसरा जो बेसिकली पॉइंट है वो इधर एयरफ्रेम्स का है। हमारे पास वैसे तो 76 एयरफ्रेम्स मौजूद हैं F-16 के, लेकिन उनमें से जो एडवांस स्टैंडर्ड्स यानी कि ब्लॉक 50-52 के हैं वो सिर्फ 18 के करीब हैं, और सिर्फ अपग्रेड भी इन्हीं 18 एयरफ्रेम्स को किया जा सकता है। बाकी के जो 50-60 एयरफ्रेम्स हैं उनको हम सैडली अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही अपग्रेड किए जा चुके हैं ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड्स पर। तो स्ट्रक्चरल लाइफ और एयरफ्रेम लाइफ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि इनको और यूज़ किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल और सर्विस हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इनको इवेंचुअली रिटायर करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे हम एक काफ़ी ज़्यादा मेन थ्रेट फेस कर रहे हैं इंडिया के MRFA कंपटीशन की सूरत में, जो कि आने वाले दिनों में कमेंस होने वाला है। इस MRFA कंपटीशन के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 120 के करीब 4+ जेन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करना है, और पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि वो राफेल को एक्वायर करेंगे, बिकॉज उनकी जो मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स लाइन है वो स्टेब्लिश हुई है राफेल की वजह से फ्रांस के साथ। तो अगर वो राफेल लेते हैं, एक तो उनकी मेंटेनेंस सप्लाई चेन को ये चीज़ बहुत तकवीत देगी, और दूसरा डेसॉल्ट इस चीज़ पर एग्री कर चुका है कि जो इनका प्रोडक्शन लाइन है उसे इंडिया में खोला जाएगा। अब देखें, इंडियन समझ रहे हैं कि हम जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पार्ट्स जो हैं वो बाहर से होंगे, सिर्फ असेंबल करने वाली जो मैन पावर होगी वो इंडिया की होगी, अंडर गाइडेंस ऑफ फ्रेंच इंजीनियर्स एंड फ्रेंच इंस्ट्रक्शंस। तो जब ये 120 के करीब एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगे, सो साथ में इनका प्लान है 100 के करीब LCA तेजस को प्रोक्योर करने का, तो ये 200 के करीब करीब नंबर बन जाते हैं नए 4th जेन एयरक्राफ्ट के। तो अब पाकिस्तान को यहाँ पर कोई ना कोई नेक्स्ट अपना जो कार्ड है वो खेलना पड़ेगा, चाहे वो J-10C की सूरत में हो, चाहे वो J-35 की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो, हमें और एडिशनल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने ही करने हैं। एक फिजिबल ऑप्शन तो ये है कि हम J-10Cs के एडिशनल नंबर्स को प्रोक्योर करें, जो कि ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ लगती है, और दूसरा ये है कि हम JF-17 के पहले 50 नंबर हमने लेने थे, हम इसको भी इंक्रीज करें। फिर जब तक, क्योंकि ये 120 और 100 तेजस इनको 1 साल 2 साल में नहीं डिलीवर हो जाने, इनके लिए तकरीबन 10 से 15 साल का इनको टाइम लगेगा, और उसी टाइम पीरियड में हम कोई 5th जनरेशन 100% एक्वायर कर लेंगे, जिसकी डायरेक्शंस भी आ रही हैं, या तो वो J-35 होगा या J-31 जिसे कहते हैं, या फिर तुर्किश कान होगा। तो जब तक इनके MRFA और तेजस के नंबर्स पूरे होंगे उस वक्त तक हम J-10C प्लस JF-17 ब्लॉक 3 प्लस जो नया हमारा 5th जेन एयरक्राफ्ट होगा उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट कर चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।